Hello friends, welcome back to our channel, and in this lecture we are going to start with DPSP, that is Directive Principles of State Policy. But इसे start करने से पहले let's revise what we have already covered in our channel and what we are going to cover in our upcoming videos. Alright, हम already देख चुके हैं कि 1 से लेके 4 आर्टिकल जो हैं ये रिलेटेड हैं यूनियन and its territories. ठीक है, 5 से लेके 11 बात करते हैं सिटीजनशिप के बारे में. देन 12 डिफाइन करता है स्टेट. 13 जुडिशियल रिव्यू. 14 से 18 में बात होती है राइट टू इक्वालिटी. 19 से 22 के बारे में बात होती है राइट टू फ्रीडम. देन 23 एंड 24 बात करते हैं राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन. ठीक है, 25 से लेकर 28 तक इसके अंडर बात होती है रिलीजियस फ्रीडम के बारे में. ठीक है, देन 29 एंड 30 जो कल्चरल एंड एजुकेशनल फ्रीडम, इसके बारे में बात करते हैं. 32 5 रिट्स के बारे में बात करता है. ठीक है, हेबियस कॉर्पस, प्रोहिबिशन, सर्जरी, मैंडेमस, क्वा वारंटो. ठीक है, ये 5 रिट्स के बारे में बात की जाती है 32 में. 33 जो है वो बात करता है आर्म्ड फोर्सेस एंड FR फंडामेंटल राइट्स. 34 बात करता है मार्शल लॉ के बारे में. 36 के अंदर 6 आर्टिकल्स के बारे में बात होती है. ठीक है, इनकी ट्रिक मैंने आपको बताई थी पिछली वीडियो में. 16, 17, 23, 32, 33, 34. ठीक है, ये 2 ब्रांचेस हैं. ये जो लेफ्ट हैंड साइड पे ब्रांच है इसके ऊपर इन आर्टिकल से रिलेटेड कोई भी अगर लॉ लेके आना है तो वो पार्लियामेंट लेके आएगी, और इन दोनों आर्टिकल से रिलेटेड कोई पनिशमेंट की बात करनी है तो भी पार्लियामेंट लेके आएगी. ठीक है, और ये बेसिकली 12 से स्टार्ट थे फंडामेंटल राइट्स 36 तक, 35 तक सॉरी. एक 31 जो था आर्टिकल हमने इसको भी देखा था. ये पहले फंडामेंटल राइट होता था, लेकिन अब फंडामेंटल राइट नहीं है. आर्टिकल 19 सबसेक्शन 1 सबसेक्शन F एंड 31 इन दोनों ही आर्टिकल को एबोलिश कर दिया था 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ने. ठीक है, और इन्हें रिप्लेस करके एक नया एक्ट 300A, ठीक है, इसको ऐड किया था कॉन्स्टिट्यूशन में, एंड मेकिंग इट अ लीगल राइट और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट इंस्टेड ऑफ बीइंग फंडामेंटल राइट. ठीक है, तो ये पहले फंडामेंटल राइट था, देन इसे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बना दिया था. ऑलराइट, अब स्टार्ट करते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी से. ठीक है, इसे स्टार्ट करने से पहले अगर मैं इसे डिफ़ाइन करूं इन सिंपल वर्ड्स तो मैं इसे डिफ़ाइन करूंगा DPSPs आर आइडियल्स. ठीक है, DPSPs आर आइडियल्स, और यू कैन से दे आर इंस्ट्रक्शंस विच आर meant to be kept in mind by the state when it formulates policies and enact laws. ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि कुछ भी लॉ या फिर कोई भी पॉलिसी बनाने से पहले स्टेट को कुछ इंस्ट्रक्शंस फॉलो करनी पड़ती हैं, और वो इंस्ट्रक्शंस DPSP के अंडर गिवन है. ठीक है, तो उन इंस्ट्रक्शंस के बारे में हम पढ़ने वाले हैं जो कि 36 से 51 है. ठीक है, एंड 51A जो है फंडामेंटल राइट है, वो भी हम स्टडी करेंगे. ठीक है, ये पार्ट 4 में गिवन है. 36 से 51 तक है, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से ली गई हैं. ठीक है, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया गया है, बोरोड फ्रॉम
एंड आयरिश जो कॉन्स्टिट्यूशन है उन्होंने बोरो किया था स्पेनिश कॉन्स्टिट्यूशन से, ठीक है। इट रिजेंबल्स द इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, ठीक है, कुछ इंस्ट्रक्शंस का इंस्ट्रूमेंट है और ये इंस्ट्रक्शंस फॉलो करनी पड़ती हैं स्टेट को वाइल दे आर फॉर्मुलेटिंग पॉलिसीज और इनेक्टिंग एनी लॉ, ठीक है। B.R. अम्बेडकर ने DPSP को बोला था दीज आर द नोबल फीचर्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इस स्टेटमेंट के ऊपर, सो यू हैव टू रिमेंबर दिस स्टेटमेंट, ठीक है। सर B.N. राव रिकमेंडेड 2 कैटेगरीज ऑफ इंडिविजुअल राइट्स। जो सर B.N. राव थे उन्होंने रिकमेंड की थी कि 2 कैटेगरी के इंडिविजुअल राइट्स होने चाहिए। ये पहली कैटेगरी जस्टिसेबल और दूसरी कैटेगरी नॉन जस्टिसेबल। जस्टिसेबल मतलब कि अगर इन इंडिविजुअल राइट्स, किसी इंडिविजुअल राइट का अगर हनन किया जाए तो उन्हें उनके लिए हम सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर सकें, वो होगा जस्टिसेबल, ठीक है। और ऐसे कौन से राइट हैं? ऐसे राइट है फंडामेंटल राइट्स, हमने स्टडी किया था इसके बारे में, ठीक है। बाकी इंडिविजुअल राइट्स दूसरे टाइप के होते हैं नॉन जस्टिसेबल, जिनके हनन पर हम सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच नहीं कर सकते, ठीक है। ये राइट है DPSP के अंडर। सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही बड़ी स्टेटमेंट दी थी DPSP को लेके मिनर्वा मिल केस में। 1980 में इसकी जजमेंट आई थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मिनर्वा मिल केस आपको याद रखना है। 1980 में DPSP के रिगार्डिंग एक स्टेटमेंट दी थी इन्होंने, सुप्रीम कोर्ट ने। वो स्टेटमेंट क्या थी? द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज फाउंड ऑन द बेडरॉक ऑफ द बैलेंस बिटवीन द फंडामेंटल राइट्स एंड DPSP। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक बेडरॉक पे है कि बैलेंस बनाए हुए हैं उसमें फंडामेंटल राइट्स एंड DPSP। दिस हार्मनी एंड बैलेंस बिटवीन द टू इज एन एसेंशियल फीचर ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और ये जो हार्मनी है इन दोनों के बीच में, ये जो तालमेल है फंडामेंटल राइट्स एंड DPSP के बीच में, ये हम एक जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर है वो बनाता है, ठीक है। बेसिक स्ट्रक्चर से आपको केशवानंद भारती केस याद आ जाना चाहिए और इसकी जजमेंट की डेट थी 24th of April, ठीक है, 1973 आई थिंक। आई एम नॉट श्योर अबाउट द ईयर बट डेट यही थी, ठीक है। एंड वाइल वी आर स्टडिंग DPSP, ये 3 टर्म्स काफ़ी आने वाली है, तो इन 3 टर्म्स को एक बार देख लेते हैं क्या है। सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स होते हैं सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस। किसी भी अगर प्रिंसिपल को व्हेन वी आर स्टडिंग, अगर उसके अंदर सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस की एक थीम नज़र आती है तो उसे हम सोशलिस्ट प्रिंसिपल बोलेंगे, ठीक है। अगर उस प्रिंसिपल में गांधीयन आइडियोलॉजी दिखती है, गांधीयन आइडियोलॉजी मतलब सिंपल लिविंग, ठीक है, अगर ये थीम दिखती है तो उसको हम बोलेंगे गांधीयन प्रिंसिपल पे है वो, ठीक है। एंड देन थर्ड जो है फीचर है लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स। अगर किसी प्रिंसिपल में लिबर्टी, इक्वालिटी, सिविल राइट्स, डेमोक्रेसी, सेक्युलरिज्म, जेंडर, रेस इक्वालिटी, ये सारे फीचर्स दिखते हैं तो उसको हम बोलेंगे लिबरल इंटेलेक्चुअल, ठीक है। अभी आगे आने वाली स्लाइड्स में जब हम प्रिंसिपल्स को स्टडी करेंगे तब ये क्लियर हो जाएगा। तो फंडामेंटल राइट्स और DPSP में डिफरेंस क्या है ये हमें पता होना बहुत ज़रूरी है। इनके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इन स्टेटमेंट्स के ऊपर, ठीक है। बहुत ही काफ़ी बेसिक्स हैं, अगर आपने अच्छे से फंडामेंटल राइट्स वाले लेक्चर्स को फॉलो किया होगा तो आप आसानी से आप बता देंगे कि ये काफ़ी बेसिक है, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स जो होते हैं वो नेगेटिव होते हैं। नेगेटिव इन द सेंस दे प्रोहिबिट स्टेट फ्रॉम सम एक्शंस। वो स्टेट पे कुछ रोक लगाते हैं। दे प्रोहिबिट स्टेट फ्रॉम सम एक्शंस, मतलब कुछ एक्शन करने से रोक लगाते हैं, ठीक है। हमने देखा था आर्टिकल 32 में कि अगर वो स्टेट हमारे फंडामेंटल राइट्स को अपोज करेंगे या इन्फ्रिंज करेंगे तो हम सुप्रीम कोर्ट में अप्रोच कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट को, ठीक है। तो ये नेगेटिव फंडामेंटल राइट्स है, मतलब एक नेगेटिव सेंस है। इट प्रोहिबिट्स स्टेट फ्रॉम सम एक्शंस, ठीक है। प्रोहिबिट करती है उसको, स्टेट को, कि कोई एक्शन अगर वो गलत ले रही है तो इसके अंदर ये प्रोहिबिशंस हैं कि स्टेट को रोका जा सकता है। वाइल ऑन द अदर हैंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर
पॉजिटिव इन नेचर, ठीक है। दे कंपेल द स्टेट टुवर्ड्स सर्टेन एक्शंस, उन्हें ये जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ये पॉजिटिव हैं। पॉजिटिव इन द सेंस दे कंपेल द स्टेट, कि वो फोर्स करते हैं स्टेट को टुवर्ड्स सर्टेन एक्शंस, ठीक है, जो कि वेलफेयर, जो कि सिटीजन्स के वेलफेयर में हो, ठीक है। जस्टिसेबल है, हम देख चुके हैं अंडर आर्टिकल 32 एंड 226 वी कैन अप्रोच सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। लेकिन ये नॉन जस्टिसेबल है। अगर इनका इन्फ्रिंज हो रहा है वाइल स्टेट इज़ मेकिंग एनी लॉ या फिर पॉलिसी बना रही है और इसे फॉलो डीपीएसपी को फॉलो नहीं किया गया उन पॉलिसीज़ को बनाते हुए, तो हम सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट को जो है अप्रोच नहीं कर सकते हैं अंडर डीपीएसपी, ठीक है। इट एस्टैब्लिश पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, ये फंडामेंटल राइट्स जो है पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को बनाता है। वाइल ऑन द अदर हैंड डीपीएसपी एस्टैब्लिश सोशल इकोनॉमिक डेमोक्रेसी, ठीक है। सोशल इकोनॉमिक डेमोक्रेसी को बढ़ावा देते हैं डीपीएसपी, और कैसे देते हैं वो हम आगे आने वाली जब पॉलिसी स्टडी करेंगे तब आपको समझ आएगा, ठीक है। अंडर फंडामेंटल राइट्स लीगल सैंक्शंस कैन बी levied. On the other hand directive principles are moral and political sanctions, ठीक है। ये लीगल सैंक्शंस होते हैं, देख चुके हैं हम लीगल क्यों होते हैं, क्योंकि वी कैन अप्रोच सुप्रीम कोर्ट अंडर इट। और ये मोरल एंड पॉलिटिकल सैंक्शंस होते हैं, मतलब मोरली ये बताते हैं कि आपको पॉलिसी बनाते हुए ये करना चाहिए, ठीक है। दे आर्ट लीगली बाइंडिंग, कि आपको ये करना ही करना है। जैसे कोई भी पॉलिसी बनाते हुए स्टेट फंडामेंटल राइट्स को अपोज नहीं कर सकती है, दे आर लीगली बाइंडिंग। अगर करेंगे तो सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच किया जा सकता है और फिर वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर देगी इस लॉ को, किसी भी लॉ को, ठीक है। लेकिन ऑन द अदर हैंड डीपीएसपी में ऐसा नहीं है, दे आर जस्ट मोरली एंड पॉलिटिकल सैंक्शंस, मोरल एंड पॉलिटिकल सैंक्शंस हैं कि ऐसा करना चाहिए। और फंडामेंटल राइट्स के साथ ये कैसे ऐसा करना ही करना है, ठीक है। इंडिविजुअली ओरिएंटेड है फंडामेंटल राइट्स, और ये कम्युनिटी ओरिएंटेड है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स डोंट रिक्वायर लेजिस्लेशन फॉर इम्प्लीमेंटेशन। अब फंडामेंटल राइट्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए कोई लेजिस्लेशन की ज़रूरत नहीं है, कोई अलग से लॉ लेके आने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स आर ऑलरेडी गिवन इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। अब आपने कभी नहीं देखा होगा कि राइट टू इक्वालिटी के लिए कोई लॉ लेके आया है, ठीक है, ऐसा कभी नहीं होगा। लेकिन ऑन द अदर हैंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को अप्लाई करने के लिए हमें लेजिस्लेशंस यानी कि लॉ की ज़रूरत पड़ती है, हम आगे देखेंगे, ठीक है। जैसे कि आर्टिकल 44 में हम देखने वाले हैं, आर्टिकल 40 पंचायती राज से रिलेटेड है, तो उसे तो इसको आर्टिकल 40 को लागू करने के लिए हमें 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लेके आना पड़ा, ठीक है। तो इन ये जो पॉलिसीज़ होती हैं इनके लिए लेजिस्लेशन रिक्वायर्ड होती हैं, इनके लिए लॉ लेके आने पड़ते हैं ताकि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को हम अप्लाई कर सकें। वाइल ऑन द अदर हैंड फंडामेंटल राइट्स के लिए कोई लेजिस्लेशन रिक्वायर्ड नहीं है, ठीक है। लॉज वायलेटिव ऑफ फंडामेंटल राइट्स हैव टू बी डिक्लेयर्ड वॉइड बाय कोर्ट, ठीक है। ये हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं कि अगर कोई लॉ फंडामेंटल राइट को इन्फ्रिंज करेगा या उसके अपोजिंग होगा तो वो कोर्ट द्वारा वॉइड कर दिया जाएगा, मतलब उसे खारिज कर दिया जाएगा या फिर अनकॉन्स्टिट्यूशनल उसको बता दिया जाएगा, ठीक है। While on the other hand, a law cannot be declared void for violating a DPSP but can be upheld for promoting, ठीक है। अगर वो कोई लॉ DPSP के अपोजिंग होगा तो उसे हम वायलेट नहीं कर सकते हैं, लेकिन सपोर्ट ज़रूर करेंगे उसको अगर वो इन प्रिंसिपल्स को प्रमोट करेगा, ठीक है। अब हमारे DPSP कई बार जो है इनके अंदर चेंजेस लाए गए हैं, ये दे आर्ट सैक्रोसेंट एंड इवन आर फंडामेंटल राइट्स आर्ट सैक्रोसेंट, ठीक है। सैक्रोसेंट मतलब समथिंग विच इज स्टेबल,
लेकिन हमारे फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी स्टेबल नहीं है. विद चेंजिंग टाइम वी नीड टू चेंज आवर फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपीज एज वेल. ठीक है, जैसे जैसे टाइम चेंज होता है तो हमारी सोसाइटी के हिसाब से फंडामेंटल राइट्स भी चेंज होते हैं और डीपीएसपी भी चेंज होती हैं. तो चेंजेस लाने के लिए क्या करना पड़ता है, कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना पड़ता है. तो उनके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाए जाते हैं अंडर आर्टिकल 368. ठीक है, और ये केवल पार्लियामेंट में ही लाए जा सकते हैं. ठीक है, और अब इन्हें अमेंड किया जाएगा बाद में. तो 39 के बाद 40 तो ऑलरेडी होता ही है, तो दोबारा ऐड करना है तो 39 के बाद ए आएगा. 43 में कुछ ऐड करना था तो 43 ए बनेगा. 48 में कुछ ऐड करना है तो 48 ए बनेगा. ठीक है, तो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू आर्टिकल 39 में कुछ चेंजेस किए गए. देन आर्टिकल 39 ए ऐड किया गया, आर्टिकल 43 ए ऐड किया गया और 48 ए ऐड किया गया. ये क्या क्या ऐड किए गए ये हम एंड वाली स्लाइड में देखेंगे जब हम सारे पॉलिसी स्टडी कर लेंगे, तब आपके लिए ये काफ़ी इजी रहेगा. ठीक है, 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के बारे में एक बार बात कर लेते हैं. मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि 86th जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था उसने बेसिकली आर्टिकल 21A लेके आया था. ये भी एजुकेशन के बारे में बात करता है. आर्टिकल 45, ठीक है, ये भी एजुकेशन के बारे में बात करता है. देन फंडामेंटल ड्यूटीज़, लास्ट वाली 11th फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से ही ऐड हुई थी और ये भी एजुकेशन के बारे में ही बात करती है. ठीक है, ये आपको याद रखना है. 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आर्टिकल 21A लेके आए फंडामेंटल राइट्स में. आर्टिकल 45 में कुछ चेंजेस किए गए डीपीएसपी में. एंड देन 11th फंडामेंटल ड्यूटी ऐड की गई, वो भी एजुकेशन से रिलेटेड थी बाय 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट. ठीक है, ये बाकी ये चारों जो पॉइंट हैं ये हम एंड में स्टडी करेंगे पॉलिसीज़ को स्टडी करने के बाद. तो स्टार्ट करते हैं आर्टिकल 36 से. आर्टिकल 36 डिफाइन करता है स्टेट को फिर से. ठीक है, जो कि आर्टिकल हमने 12 में ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं. तो ये डेफिनेशन ऑफ स्टेट को ही डिफाइन करता है आर्टिकल 36 और सेम है जो हम आर्टिकल 12 में देख के आए हैं. ठीक है, आर्टिकल 37, DPSP are fundamental in governance of the country. It is the duty of the state to apply DPSP while making law. ठीक है, आर्टिकल 37 जो है वो बताता है कि ये स्टेट की ड्यूटी है कि उनको कोई भी लॉ बनाने से मतलब कोई भी लॉ बनाते हुए DPSPs को ध्यान में रखना है. इट इम्प्लाइज दैट देर इज़ अ मोरल ऑब्लिगेशन ऑन द स्टेट टू अप्लाई DPSP. मोरल ऑब्लिगेशन है, लीगल ऑब्लिगेशन नहीं है कि ऐसा करना चाहिए, करना ही करना है ऐसा नहीं है. DPSP को ध्यान में रखना चाहिए वाइल मेकिंग लॉ. ठीक है, ये आर्टिकल 37 बताता है. आर्टिकल 38, टू प्रमोट वेलफेयर ऑफ द पीपल बाय सिक्योरिंग अ सोशल ऑर्डर परमिटेड बाय जस्टिस. जस्टिस कितने प्रकार के? 3 प्रकार के, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल. ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल ये कहाँ कहाँ पे गिवन है. तो ये 2 जगह गिवन है. प्रीएम्बल में भी हमने पढ़ा था एंड नाउ वी आर स्टडिंग इट इन DPSP. ठीक है, तो आपको ऑप्शन में देखना है जहाँ पे प्रीएम्बल हो और DPSP हो, उन दोनों ऑप्शन को आपको चूज करना है. टू मिनिमाइज इनइक्वालिटी इन इनकम. इनइक्वालिटी इनकम के अंदर जो इनइक्वालिटी है उसे कम करना है, ये स्टेट की ड्यूटी है. DPSP के अंदर ये गिवन है. ठीक है, तो आपको 38 में से क्या चीज़ याद रखनी है, ये स्टेटमेंट याद रखनी है, जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल. और दूसरी चीज़ ये याद रखनी है, इनइक्वालिटी इन इनकम. और ये ऐड किया गया था, इनइक्वालिटी इन इनकम ऐड किया गया था 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू. ये हम ऑलरेडी यहाँ पे देख चुके हैं. 44th में आर्टिकल 38 में ऐड किया था. ठीक है, अब आर्टिकल 39, और ये सोशलिस्ट एक पॉलिसी है. ठीक है, हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि सोशलिस्ट पॉलिसी में सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस जहाँ पे गिवन होते हैं वो पॉलिसी सोशलिस्ट पॉलिसी होती है. और देखिए यहाँ पे सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस की ही बात की जा रही है, सोशल जस्टिस एंड इकोनॉमिक जस्टिस. तो ये 38th हो जाएगी सोशलिस्ट पॉलिसी. ठीक है,
अब बात करते हैं 39th की। ये भी एक सोशलिस्ट पॉलिसी है, कैसे है ये देख लेते हैं। टू सिक्योर, स्टेट को ट्राई करना है टू सिक्योर द राइट टू एडिकेट मीन्स ऑफ लिवलीहुड फॉर ऑल सिटीजन्स, मीन्स ऑफ लिवलीहुड एटिकेट, ठीक है। इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल रिसोर्सेज ऑफ द कम्युनिटी फॉर द कॉमन गुड, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर मैन एंड वुमेन, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इसी से क्वेश्चन आएगा कि इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क ये कौन से आर्टिकल में गिवन है, तो ये आर्टिकल 39 में गिवन है। और ये भी पूछ लेता है कि ये प्रॉपर्टी सोशलिस्ट है, गांधीयन है, या फिर इंटेलेक्चुअल है, ठीक है। तो आपको सोशलिस्ट पे टिक करना है, सोशलिस्ट इज द राइट आंसर। प्रिवेंशन ऑफ हेल्थ एंड स्ट्रेंथ ऑफ वर्कर्स एंड चिल्ड्रन अगेंस्ट फोर्सिबल एब्यूज़, ये भी 39th में है। ये इस प्रॉपर्टी का भी ध्यान रखना होता है स्टेट को वाइल दे आर प्रिपेयरिंग एनी लॉ, ठीक है। अपॉर्चुनिटी ऑफ हेल्थ डेवलपमेंट फॉर चिल्ड्रन, ये ऐड किया गया था 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के अंडर, ठीक है। आर्टिकल 39A ये भी सोशलिस्ट है। इक्वल जस्टिस, फ्री लीगल एड, फ्री लीगल एड मतलब कोई इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है, ठीक है, और उसे कोर्ट को अप्रोच करना है किसी भी काम के रिलेटेड, तो उसको फ्री लीगल एड दी जाएगी गवर्नमेंट के थ्रू, ठीक। नालसा एक अथॉरिटी है जो कि फ्री लीगल एड के बारे में ही सारे डिसीजंस लेती है, और वो देखती है कहाँ पे फ्री लीगल एड प्रोवाइड की जा रही है, ठीक है। ये भी हम जुडिशरी के अंदर पढ़ने वाले हैं, ठीक है। और फ्री लीगल एड के क्राइटेरिया में कौन कौन लोग आते हैं वो भी जुडिशरी के अंडर ही हम स्टडी करेंगे। और ये 39A, जाहिर सी बात है, अब ये 39A है तो इसे किसी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ही ऐड किया गया होगा, और वो है 42nd एक्ट, ठीक है। 40th, ये गांधीयन प्रिंसिपल है, हम इसके बारे में ऑलरेडी पिछली स्लाइड में स्टडी कर चुके हैं। ये विलेज पंचायत के बारे में बात करता है, ऑलराइट। और इस आर्टिकल को लाने के लिए ही 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाया गया था, यानी कि ये लेजिस्लेशंस लाई जाती हैं इन आर्टिकल्स को अप्लाई करने के लिए। वाइल ऑन द अदर हैंड इफ़ वी टॉक अबाउट फंडामेंटल राइट्स, उन्हें लाने के लिए कोई भी लेजिस्लेशंस की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। काफ़ी सिंपल है आई थिंक। आर्टिकल 41, ये भी गांधीयन प्रिंसिपल है। ये किस बारे में बात करता है? राइट टू वर्क, टू एजुकेशन एंड टू पब्लिक असिस्टेंस इन केस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ओल्ड एज, सिकनेस एंड डिसेबलमेंट, ऑलराइट। गांधीयन प्रिंसिपल है, सिंपल लिविंग। 42nd जो आर्टिकल है ये सोशलिस्ट प्रिंसिपल पे बेस्ड है। टू मेक प्रोविजंस फॉर जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशंस ऑफ वर्क, मैटरनिटी रिलीफ, ठीक है। अब ये 42nd के अंडर है मैटरनिटी रिलीफ, और मैटरनिटी रिलीफ के लिए ही एक एक्ट भी पास कराया था, मैटरनिटी रिलीफ, ताकि प्रोवाइड की जाए फीमेल्स के लिए, ऑलराइट। 43 एक्ट बात करता है टू सिक्योर अ लिविंग वेज, अ डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, सोशल एंड कल्चरल अपॉर्चुनिटीज़। अब सोशल एंड कल्चरल अपॉर्चुनिटीज़ आ गया है तो ऑब्वियस सी बात है गांधीयन प्रिंसिपल बन जाएगा, ऑलराइट। टू प्रमोट कॉटेज इंडस्ट्रीज़, अब कॉटेज इंडस्ट्रीज़ की बात भी हो रही है तो ये गांधीयन प्रिंसिपल है। मिनिमम वेज, बेयर नीड लाइक फूड, शेल्टर, क्लोथिंग, इट शुड बी प्रोवाइडेड बाय द स्टेट। अब यहाँ पे इक्वालिटी की बात आ रही है तो यहाँ पे सोशलिस्ट भी है, आर्टिकल 43 सोशलिस्ट प्रिंसिपल भी है, गांधीयन प्रिंसिपल भी है, ठीक है। लिविंग वेज, मिनिमम वेज प्लस एजुकेशन, हेल्थ, इंश्योरेंस, ठीक है। मिनिमम वेज के अंदर ये सब चीज़ें आती हैं, बेयर नीड्स लाइक फूड, शेल्टर, क्लोथिंग। लिविंग वेज हम तब बोलेंगे जब मिनिमम वेज तो हो प्लस उसके साथ एजुकेशन भी प्रोवाइड कराई जा सके, हेल्थ भी प्रोवाइड कराई जा सके, इंश्योरेंस भी प्रोवाइड कराई जा सके, ऑलराइट। देन फेयर वेज, फेयर वेज इज बिटवीन मिनिमम एंड लिविंग वेज, ऑलराइट। देन आर्टिकल 43A, ये भी सोशलिस्ट प्रिंसिपल है। टू टेक स्टेप्स टू सिक्योर द पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज,
and it was added by 42nd Constitutional Amendment Act 1976. ठीक है, ये काफ़ी फैक्ट हैवी वीडियो है, आई नो, बट इफ़ यू वॉच दिस वीडियो 2 times or maybe 3 times, then it will be easier for you to grasp all these informations. ठीक है, 2-3 बार ही देखिए, पहली बार आप नॉर्मली देख सकते हैं, देन नेक्स्ट टाइम जब आप इस वीडियो को देखें तो यू कैन इंक्रीज द स्पीड ऑफ दिस वीडियो, ताकि आपका टाइम भी बचे और आपकी रिवीजन भी जल्दी हो जाए. ठीक है, दैट्स इट गाइज इन दिस वीडियो. और 44 से 51 ये नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, एंड देन 51A भी नेक्स्ट वीडियो में ही करेंगे, जो कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं. इनको भी हम नेक्स्ट वीडियो में ही देखेंगे. देन उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखेंगे जो DP, SP एंड फंडामेंटल ड्यूटीज से रिलेटेड होंगे. ठीक है गाइस, दैट्स इट. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग इट. अगर पसंद आती है आपको वीडियो तो डू लाइक इट, share it and subscribe to our channel. Thank you very much guys.